हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर क्या है। आज की पहली न्यूज है हमारी मेक इन इंडिया। हाँ जी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पूरे आप देखेंगे 8 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के पीछे भारत सरकार की मंशा ये थी कि जो भारत में जो आयात किया जा रहा है उस आयात को कंट्रोल करना और उसके अलावा भारत में जो प्रोडक्शन का कार्य है उस प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ाना, जिससे अपना आयात कम हो सके और निर्यात बढ़ सके। आत्मनिर्भरता की ओर, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर उस समय की ये भारत सरकार की पहली पहल थी, जिसके तहत शुरू किया गया था मेक इन इंडिया का प्रोग्राम। आपने देखा होगा एक शेर की आकृति की जो है वो चिन्ह है वो मेक इन इंडिया का सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा और 25 सितंबर 2022 को उसको पूरे 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 ऑफ सितंबर मतलब 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिस्ट डे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड टूरिस्ट डे बनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो इस साल की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। आपको बता दें कि जो कोविड काल में जो कोरोना का जो समय रहा था उस समय पे जो सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री को लॉस हुआ था तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री हुआ था। तो उन चुनौतियों से, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती है आने वाले भविष्य में, उसको देखते हुए इसकी जो थीम निर्धारित की गई है रीथिंकिंग टूरिज्म। रीथिंकिंग टूरिज्म इसकी क्या निर्धारित की गई है? थीम निर्धारित की गई। ठीक है, उसके अलावा बता दें WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय पड़ता है। मैड्रिड स्पेन के अंदर मुख्यालय पड़ता है। एक WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो WTO का जो पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी डॉक्टर एम श्रीनिवासन जी को दिल्ली एम्स का यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली का क्या बना दिया गया है? डायरेक्टर बना दिया गया है। किसे? एम श्रीनिवासन जी को बना दिया गया है। अगली न्यूज है हमारी ले क्या हो गया है कि बैंकिंग परिचालन में, मतलब बैंकिंग के जो डेली के कार्य होते हैं बैंक के अंतर्गत, उस बैंकिंग को कार्यों को करने के लिए और 100% डिजिटलीकरण करने के लिए, इसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए ले ने क्या कर दिया है? 100% डिजिटलाइजेशन कर दिया है बैंकिंग परिचालन का। कहां पे? लेह में। आपको बता दें कि जो भारत का जो पहला जिला था जिसने 100% डिजिटलाइजेशन कर दिया था बैंकिंग सेक्टर में, इसमें बैंकिंग का परिचालन में, तो वो त्रिशूर था और ये केरल का एक जिला था। ठीक है, चल अगली न्यूज हमारी क्या है? डॉक्टर राजीव बहल जी को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इसका हेड बना दिया गया है, महानिर्देशक बना दिया गया है। राजीव बहल जी की बहाली कर दी गई है काई में? ICMR में। ICMR की बात करें तो ICMR की जो स्थापना हुई थी वो ICMR की स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका पड़ता है, हेडक्वार्टर जो पड़ता है इसका दिल्ली में पड़ता है। और आपको इसके अलावा बता दें कि जो इसकी ऑनर कौन है? तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इसकी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट इसकी ऑनर। ठीक है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप बताना कि अभी वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में, आपको ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोच्चि केरल में क्या हुआ है? भारत का फुल हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। मतलब हाथ उंगली काटकर परिवर्तित करते थे, हाथ उंगली को फिर से लगा देना, आधे हाथ को लगा देना, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया है और ये सक्सेसफुली हो गया है। 2 बच्चों का किया गया है और ये जो किया है अमृता हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है। भारत का पहला फुल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया है, फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पे? तो फरजाद बी गैस फील्ड ये ईरान में अवस्थित है।
2005 में क्या किया था, भारत सरकार और ईरान ने मिलकर क्या किया था, इस गैस फील्ड की क्या की थी, खोज की थी। और दोनों का संयुक्त उपक्रम लगना था जिससे भारत को भी फायदा होता और ईरान को भी फायदा होता। ठीक है, दोनों जो गैस है, नेचुरल गैस है, उस नेचुरल गैस को बेचकर क्या कर सकते थे, फायदा उठा सकते थे। लेकिन 2005 के बाद में क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया कि ईरान ने अपने साथ गद्दारी कर ली और इसमें जो हिस्सेदारी थी या फिर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, क्योंकि यूएसए और ईरान की थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि ईरान ने ये सोचा था कि इसका जो भारत की तरफ से उसको जो मिलने वाला था इन्वेस्टमेंट, वो क्या कर जाएगा, या तो रशिया दे देगा या चाइना दे देगा। लेकिन ना रशिया इंटरेस्टेड है ना चाइना इंटरेस्टेड है, दोनों इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। तो ईरान ने क्या किया है, एक बार फिर से भारत को ऑफर दिया है। ठीक है, भारत को ऑफर दिया है, क्या ऑफर दिया है कि भारत इसकी 30% हिस्सेदारी रख सकता है। 30% हिस्सेदारी क्या कर सकता है, रख सकता है। और क्या कर सकता है, 30 साल तक के लिए रख सकता है। 30 साल तक के लिए भारत ने मांगी है। ठीक है, 30 साल तक के लिए भारत ने मांगी है। अब 30% हिस्सेदारी की बात कही गई है, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि फरजाद बी गैस फील्ड क्या है। फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पर है, तो ईरान में अवस्थित है। ठीक है, इसकी खोज भारतीय कंपनियों के द्वारा की गई थी इस गैस फील्ड। ठीक है, G4 ग्रुप 4 में सम्मिलित है आपका जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया, मतलब भारत। जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत सम्मिलित है इसमें ग्रुप 4। ठीक है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है ग्रुप 4 के नाम से, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो स्थायी सदस्यता होती है, उस स्थायी सदस्यता में ये चारों देश को भी स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए क्या किया है इन्होंने, ग्रुप 4 नाम का एक संगठन बनाया है, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करेंगे, स्थायी सदस्यता देने के लिए समर्थन करेंगे। ये एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, हमेशा समर्थन करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो अस्थायी मेंबर होते हैं और स्थायी मेंबर होते हैं, दोनों में क्या किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अभी वर्तमान में स्थायी मेंबर कितने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो आपका यूएसए एक स्थायी मेंबर है। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटेन एक स्थायी मेंबर है। ठीक है, फिर आपका एक रशिया एक स्थायी मेंबर है। उसके बाद में आपका फ्रांस एक स्थायी मेंबर है और चाइना एक क्या है, स्थायी मेंबर है। इस तरीके से 5 जो है, इसे पावर 5 के नाम से जाना जाता है, P5 के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी जो सदस्य हैं उनको पावर 5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके पास में वीटो पावर उपलब्ध होती है। और वीटो पावर का वीटो पावर का यूज करके क्या कर सकते हैं, ये किसी भी जो वहां पे रेजुलेशन पास हुआ है उस रेजुलेशन को क्या कर सकते हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो उसका जो 15 जो टोटल मेंबर होते हैं इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसका जो 3/4 मेंबर होते हैं, इस 3/4 लगभग आपको बात करेंगे, लगभग 10 मेंबर 9 मेंबर अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो किसी भी रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है वहां पे। ठीक है, तो क्या किया गया है कि अब स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है और ये चारों साथ में आए हैं। ठीक है, और क्या किया जाएगा कि और इनमें से किसी देश को ऐड किया जाए या इन सारों देश को ऐड किया जाए। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, मतलब उत्तरी अमेरिका का प्रतिनिधित्व है, यूरोप का प्रतिनिधित्व है, यूरोप की तरफ से 2 देश है, फ्रांस है, फिर आपका ब्रिटेन खुद है पूरा, फिर रशिया है, यूरोप में 3 देश आ गए। ठीक है, उसके अलावा चाइना एशिया से एक। आप देखोगे यहाँ पे कि अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके अलावा आप देखेंगे ओशिनिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और दक्षिण अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो क्या किया जा रहा है, ये हो जाएगा, जैसे ब्राजील को जोड़ते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, भारत को जोड़ते हैं तो एशिया में एक और मेंबर हो जाएगा। ठीक है, और अफ्रीका से भी किसी न किसी एक या 2 देश को लेना चाहिए, जैसे साउथ अफ्रीका को ले लेना चाहिए, तो वहां का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, उस पूरे कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व हो जाए। इसके लिए ये चारों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली न्यूज है, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ जी जो नए बने हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो बने हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका विमोचन किया गया है। उसका नाम है पंडित दीनदयाल जीवन दर्शन और सभ्यता। पंडित दीनदयाल जीवन दर्शन और सभ्यता नामक एक किताब का विमोचन किया है, किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको लिखा था, इसके जो संपादक थे वो बजरंगलाल गुप्ता जी थे, इनके द्वारा क्या किया गया है, इसका संपादन किया गया। ठीक है, उसके अलावा अगली जो न्यूज है वो भी आपके पंडित दीनदयाल जी से संबंधित है। तो अंत्योदय दिवस, अंत्योदय का अर्थ होता है पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का भी क्या करना, उसका भी विकास करना, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी क्या करना, अपने को विकास करना है, उसका अर्थ होता है अंत्योदय। ठीक है, तो अंत्य प्लस उदय मतलब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी अपने को उदय करना है। तो अंत्योदय दिवस की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 से।
ठीक है। ये मनाया जाता है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मुगलसराय में हुई थी। जैसे जन्म मथुरा में एम से स्टार्ट हो रहा है और मृत्यु मुगलसराय में एम से स्टार्ट हो रहा है। तो जो उनकी जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था और उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी कहाँ पे, मुगलसराय के रेलवे स्टेशन पे पटरी के पास उनकी लाश पड़ी हुई, मतलब उनका शव पड़ा हुआ मिला था। ठीक है। उनका संबंध किस किस से थे, तो वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उसके अलावा जनसंघ में उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक समय बिताया है। जनसंघ मतलब पुरानी भारतीय जनता पार्टी को अपने जनसंघ बोल सकते हैं। ठीक है। तो जनसंघ में एक लंबे समय तक उन्होंने क्या किया है, अपना समय बिताया है। ठीक है। उसके अलावा एक अर्थशास्त्री और एक मानव विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। तो अंत्योदय दिवस उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके द्वारा कुछ 3 किताबें, 3 आपके पत्रिकाएं लिखी गई थी, उन पत्रिका को चलाते थे। सबसे पहले वो दैनिक पत्रिका चलाते थे जिसका नाम था स्वदेश नामक वो दैनिक पत्रिका चलाते थे। ठीक है। उसके अलावा साप्ताहिक पत्रिका का नाम था पंचजन्य नामक अभी क्या है पत्रिका, वो चलाते थे। उसके अलावा मासिक पत्रिका का नाम था उनके राष्ट्रधर्म नामक क्या चलाते थे, वो एक मासिक पत्रिका चलाते थे। ठीक है। तो दैनिक पत्रिका में स्वदेश, साप्ताहिक में पंचजन और मासिक में क्या था, राष्ट्रधर्म नामक क्या चलाते थे पत्रिका, वो चलाते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है। इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।